So appointment of judges in high courts and supreme courts, interference vis-a-vis independence, consultation, concurrence, collegium. 3C. I've changed the slide. If the slide is not visible, please let me know. From my side, I will do something. Now, key drivers. This is the first slide. It contains 8 head. 8 बिंदु इस पे है जिस पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे आज। पहला तो ये कि न्यायपालिका का क्या उसकी संकल्पना है, क्या है कंसेप्ट, उसको थोड़ा जानना जरूरी है 5 मिनट में। उसके बाद क्या प्रावधान है संविधान में, जो अभी प्रावधान लागू है। लागू है शब्द महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जो प्रावधान संविधान में दिख रहे हैं, जो प्रावधान लागू है और जो प्रावधान बनाए गए थे, ये 3 अलग अलग बातें हैं। तीसरा, संविधान सभा में इस पर क्या चर्चा हुई थी। चौथा, कॉम्पैरेटिव एनालिसिस, विश्व के कुछ देशों में क्या चल रहा है इसमें। पांचवा, जुडिशरी ने अपना अप्रोच क्यों बदला, क्या बात है। मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग बात, डेवलपमेंट यही होगा हमारे लिए। छठा, जुडिशियल अपॉइंटमेंट के संबंध में 1, 2, 3, 4 जजेस केस क्या है, 5 भी कह सकते हैं हम। तो प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है और उसके आगे का रास्ता क्या है, ये हमारे पास 8 बिंदु आज डिस्कस करने को है। वी हैव 8 पॉइंट्स टू डिस्कस। I've changed the slide. Now, why judiciary? It is a conceptual question. अवधारणात्मक यह प्रश्न है। So, judiciary is required to ensure there is democracy. Not just required, it is essential. Not just essential, most essential, I would say. लोकतंत्र अस्तित्व में है यदि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। जिस देश में, उस देश में लोकतंत्र वास्तव में जीवित है, कहने भर का नहीं है। चीन को ले लीजिए आप, चीन में भी वोटिंग होती है। वहां एक चुनावी लोकतंत्र है, वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। वहां न्यायपालिका के पास बहुत ज्यादा स्वतंत्रता नहीं है। वास्तव में वहां तो केवल कम्युनिस्ट फिलॉसफी के व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं, कैपिटलिस्ट फिलॉसफी का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। तो लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं है कि केवल वोट दिया, इलेक्शंस हुए, वोट दिया, आ गए, बस। लोकतंत्र का इससे ज्यादा बड़ा अर्थ है। और उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है डेमोक्रेटिक वैल्यूज वहां है कि नहीं है। So democracy has 2 meaning. One is old meaning, now another is new meaning. And the new meaning is whether the institution, whether the country has democratic values. And what are democratic values? Democratic values are very simple. It is mentioned in our preamble itself. विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, liberty of thought, expression, belief, faith and worship. ये है कि नहीं है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये है कि नहीं है। इसके लिए प्रावधान है और प्रावधान के बाद इसकी रक्षा करने के लिए कोई है कि नहीं, कौन इसका गार्ड करता है। अगर कोई इसकी रक्षा करने के लिए है तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, वहां पे नहीं है तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है। कहने भर का लोकतंत्र हो सकता है। म्यांमार ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, यहां इन चीजों की रक्षा करने के लिए कोई है नहीं। माइनॉरिटी राइट्स की रक्षा करने के लिए कोई है नहीं। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, चीन में दूसरे की जो विचारों की कोई स्वतंत्रता नहीं है। जिस देश में यह है और जिसकी रक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, शक्तिशाली न्यायपालिका है,
उस देश में डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, वह वर्तमान अर्थ में, नए अर्थ में, नवीन अर्थ में डेमोक्रेसी है। क्योंकि जो लोगों के अधिकार है उसकी रक्षा कौन करेगा? पार्लियामेंट लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको लागू करती है, तो डिसाइड कौन करेगा? इसलिए लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई संस्था होनी चाहिए जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। लेकिन जिन देशों में फेडरलिज्म है, परिसंघवाद है, अर्थात जहां केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, वितरण है, शक्ति का विभाजन है, शक्ति का पृथक्करण नहीं है। शक्ति का पृथक्करण विद्यार्थी होंगे ध्यान रखेंगे, शक्ति का पृथक्करण और शक्ति का विभाजन दो अलग अलग संकल्पनाएं हैं। सेपरेशन ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आर टू डिफरेंट कंसेप्ट, नेवर कंफ्यूज्ड। सेपरेशन ऑफ पावर मींस लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, सब ये सेपरेशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मींस पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट, फेडरल एंड स्टेट। यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, इंडिया हो गया, फेडरल। जहां फेडरलिज्म है वहां कोर्ट का होना एक एसेंशियलिटी है। भारत में डेमोक्रेसी भी है, फेडरलिज्म भी है, यूएसए की तरह। अमेरिका में डेमोक्रेसी है पर फेडरलिज्म नहीं है, और सॉरी, इंग्लैंड में डेमोक्रेसी है पर फेडरलिज्म नहीं है। पर अमेरिका में, भारत में डेमोक्रेसी भी है, फेडरलिज्म भी है। तो सुप्रीम कोर्ट का होने का दूसरा कारण यह है कि जो फेडरलिज्म है, फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र राज्य के बीच जो संबंध है उसका निर्णय कौन करेगा? उनके बीच विवाद होंगे ही होंगे। जब दो तरह की शक्तियां होंगी तो उनके बीच विवाद होना स्वाभाविक है, इट इज बट नेचुरल। हु विल डिसाइड? द कोर्ट्स विल डिसाइड, एंड देयरफॉर कोर्ट्स हैव टू बी इंडिपेंडेंट and impartial and powerful. So there are two reasons why there should be an independent and impartial court. So सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ है, और सुप्रीम कोर्ट की एक क्लासिकल फंक्शन है, और क्लासिकल फंक्शन में पुराना फंक्शन उनका क्या है? लॉ को इंटरप्रेट करना, टू इंटरप्रेट लॉ। फाइनल कौन डिसाइड करेगा कि लॉ, एक्चुअल में लॉ क्या है, कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट नहीं डिसाइड करती, ये एग्जीक्यूटिव नहीं डिसाइड करती, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। पर नया फंक्शन उसका क्या है साथ में? वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। एक्टिव गार्जियन, न्यूट्रल गार्जियन नहीं। गार्जियन जैसे कभी कभी जो है हमारे घर में गार्जियन होते हैं, हम कहते हैं दादाजी मेरे गार्जियन है, फिर कोई दादाजी की बात ही नहीं मानता, ना उनकी इच्छा कोई पूरी होती, बस केवल लोग नमस्ते करते हैं चले जाते हैं। ऐसा गार्जियन नहीं, एक्चुअल गार्जियन, नॉट न्यूट्रल गार्जियन। ऐसा गार्जियन पर शक्ति है जो एक्शन ले सकता है, जो रीडिंग एंड डिक्लेयरिंग द साइलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में बहुत सारी बातें लिखी है पर बहुत सारी बातें नहीं लिखी हैं, वो साइलेंस को भी समझ करके उसको डिक्लेयर कर सके, लोकतंत्र के हित में, जनता के मौलिक अधिकारों के हित में, देश के हित में उस साइलेंस को पढ़ सके। ऐसा सुप्रीम कोर्ट चाहिए, और हमारा सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इस तरह, अपने आप को उसने बनाया है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट समय के साथ 1950 के बाद सुप्रीम कोर्ट अब विश्व का सबसे शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट हो गया है, सबसे शक्तिशाली, अमेरिका से भी ज्यादा। अनुच्छेद 32 और 142 में वो जुडिशियल लेजिस्लेशन पास करते हैं, वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकते हैं, वो प्राइमरी लेजिस्लेशन को, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब रूल्स, रेगुलेशंस, इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकते हैं। प्राइमरी लेजिस्लेशन जैसे जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है, उसको प्राइमरी लेजिस्लेशन कहते हैं, और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन उनको कहते हैं जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा बनाया गया होता है, जो रूल्स होते हैं। किसी विश्वविद्यालय के भी रूल्स होते हैं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो। प्राइमरी लेजिस्लेशन क्या है? जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट, इंडियन पेनल कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ये प्राइमरी लेजिस्लेशन हो गया। इसे केंद्रीय विधायिका संसद ने बनाया है या राज्य की विधायिका बनाती है। इस कानून को भी वो असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संवैधानिक कानून जो पास होते हैं, अमेंडमेंट एक्ट जो पास होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकता है, क्योंकि वह बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करता है, बिकॉज दैट वायलेट्स फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आधारभूत ढांचे का के विरुद्ध है। अब इसको ध्यान से समझना है।
सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह वगैरह हैं, इनको इंग्लैंड में भी असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, पर प्राइमरी लेजिस्लेशन को इंग्लैंड में असंवैधानिक नहीं किया जा सकता, उनको अवैध डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया वो फाइनल हो गया। इनकम्पैटिबिलिटी का एक सिद्धांत आया है जो एलएलएम और पीएचडी के लोग और लर्नेड फैकल्टी मेंबर जानते होंगे, लेकिन वो वहां पे प्राइमरी लेजिस्लेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर सकता। भारत में प्राइमरी लेजिस्लेशन को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देते हैं, अनेक होते हुए भी हैं। पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संशोधन को भी असंवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान में जो संशोधन है, जो सबसे बड़ी विधि है, ये तो अमेरिका में भी आज तक नहीं हुआ। तो इस दृष्टि से हमारा संविधान के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इंग्लैंड से तो शक्तिशाली है ही, अमेरिका के संविधान से भी बहुत, अमेरिका की व्यवस्था से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिका में किसी संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक नहीं किया गया। भारत में संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया गया। आपको अगर ध्यान करना हो तो एनजेएसी जो अमेंडमेंट एक्ट था, 99th एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, वो उसका उदाहरण है 2014 का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायपालिका तो आवश्यक है, पर भारत की न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली भी है, और इसलिए न्यायपालिका की में चर्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 न्यायाधीश मिलकर प्राइमरी लेजिस्लेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देते हैं, 5 न्यायाधीश मिलकर संविधान संशोधन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देते हैं। संसद, लोकसभा हैज पास्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राज्यसभा हैज पास्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट हैज साइंड, but 5 judges can declare it unconstitutional. This is the power of the Supreme Court, and therefore there should be great discussion, deeper discussion on the powers of the Supreme Court and who are going to be judges. They should be very strong person. They should be brilliant person, best of the best, जो strong भी हो और best of the best हो। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है हमारे देश में, इसलिए जजेस का जो अपॉइंटमेंट है इस पे बार बार चर्चा होती है। I have changed the slide. अब इसमें जब भी चर्चा करते हैं तो 6-7 तरह के प्रश्न हमेशा उठते हैं वर्तमान सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, उसमें से कुछ की चर्चा आज करेंगे। एक तो क्या है, भारत में भाई वर्तमान में जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, ये आर्गुमेंट होता है, और सही बात है, जजेस को अपॉइंट करते हैं। लेकिन इसके साथ आर्गुमेंट हमें भी देना होगा, आर्मी के लोग आर्मी को अपॉइंट करते हैं, टीचर्स को अपॉइंट करते हैं, सिविल सर्वेंट को अपॉइंट करते हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स ले लीजिए, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? पॉलिटिशियंस करते हैं। तो फिर क्या दिक्कत है जजेस को अपॉइंट करते हैं? मैं आर्गुमेंट अपना नहीं दे रहा हूं, मैं दोनों साइड के आर्गुमेंट आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें से कुछ का जवाब हम देंगे। दूसरी आर्गुमेंट क्या है अभी वर्तमान सिस्टम के पास, वर्तमान सिस्टम के संबंध में, कि जजेस जो है जजेस को अपॉइंट करते हैं। हमारे देश में कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, वो क्या है उसकी चर्चा करेंगे हम। और इनके पास डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी नहीं है, दे डोंट हैव डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, दे आर नॉट इलेक्टेड पीपल। पार्लियामेंट उनके लिए कुछ नहीं करती, जैसे अमेरिका में पार्लियामेंट अपॉइंट करती है, तो दे डोंट हैव डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, लोकतांत्रिक वैधता नहीं है। तो इनको जो है इनका सिस्टम बदलना चाहिए। नो, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी तो एक पॉइंट है, पर एक सॉफ्ट बात है कि डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी की लिमिटेशन है कि नहीं है, क्या उसकी कुछ सीमा है कि नहीं है। हर चीज लोकतंत्र से थोड़ी तय होता है। क्या हर चीज में वोटिंग करते हैं हम? क्योंकि वोटिंग हर मामले में संभव नहीं है। तीसरा जो बात आती है, जो आर्गुमेंट आता है, वो ये है कि कोलेजियम सिस्टम जो वर्तमान में है, वो कोलेजियम सिस्टम किसी संविधान में मेंशन नहीं है, कहीं संविधान में नहीं कहा गया है। तो एक और काउंटर आर्गुमेंट उसका यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी भी संविधान में नहीं है। आप क्या करेंगे? अनुच्छेद 21 से आर्टिकल 21 है, जो बहुत ही छोटा आर्टिकल है, उसमें राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी है, राइट टू प्राइवेसी भी है। कहां लिखा हुआ है बताओ? तो हमसे लोग पूछते हैं कि अनुराग जी ये लिखा हुआ तो नहीं है, तो फिर क्यों आप बोलते हैं कि कोलेजियम नहीं है संविधान में और इसलिए उसको चेंज करना चाहिए? तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर को भी चेंज करेंगे? तो आर्टिकल 21 को भी चेंज कर देंगे हम? 21 में तो बहुत सारी चीजें डाल दी हैं हम। तो ये जो डिबेट है, ये ओरिजिनलिज्म वर्सेस प्रैग्मेटिज्म का है। कुछ लोगों का कहना है कि हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएंगे, 1950 में बना था, पर कोर्ट कहती है कि नहीं, जैसे जैसे चीजें बदलती है हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है,
तुम जो बैठे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। सुप्रीम कोर्ट कहती है हम तो दरिया हैं, हम झील के पानी की तरह नहीं है, नहीं तो सड़ जाएंगे, हम तो खराब हो जाएंगे। हम तो दरिया है, नदी की तरह बहते रहेंगे, और इसलिए हम नया सिस्टम लेकर आए हैं। अगला आर्गुमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट फैमिली बिजनेस हो गया है, फैमिली के लोग अपॉइंट होते हैं। इसके काउंटर आर्गुमेंट भी है कि फैमिली बिजनेस का मतलब क्या है, क्या क्या कई बार फैमिली में लोग तो जो है पॉलिटिक्स में भी फैमिली के लोग हैं, टीचिंग में भी आप देखेंगे फैमिली के लोग हैं, और बड़े बिजनेस असाइनमेंट को ले लीजिए आप, उसमें भी फैमिली के लोग हैं। आर्मी में कई बार कहा जाता है कि ये तो फैमिली के लोग केवल अपॉइंट होते हैं यहाँ पे। तो क्या कोई स्टडी हुई है जो कहती है कि फैमिली बिजनेस है? मेरी जानकारी में तो 70% से ज्यादा जजेस है वो फैमिली के बाहर के लोग अपॉइंट होते हैं। 70%, 30% लोग होंगे जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। एक आर्गुमेंट ये भी है कोलिजियम के बाद पास की लो डाइवर्सिटी है, कि भाई जो महिलाओं की संख्या है कम है, शेड्यूल ट्राइब की संख्या कम है, अपॉइंटमेंट नहीं अपॉइंट कर पा रहे हैं, और जो है माइनॉरिटीज से अपॉइंटमेंट कम हो रहे हैं, तो इसलिए सरकार कहती है कि हम अपॉइंट करेंगे, कोलिजियम सिस्टम खराब है। ठीक है भाई, लेकिन मैं इसमें एक और बात समझना चाहता हूं कि सरकार जो है, सरकार अपॉइंटमेंट कोलिजियम में नहीं कर पा रही है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर पा रही है, लेकिन सरकार के पास बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर उसको अपॉइंटमेंट करना है। एनएचआरसी में अपॉइंटमेंट करते हैं आप, बहुत सारे ट्राइब्यूनल है, सारे ट्राइब्यूनल में अपॉइंटमेंट तो सरकार ही करती है, कम से कम 20 ट्राइब्यूनल होंगे। लॉ कमीशन में अपॉइंटमेंट है, लॉ कमीशन में तो 18 से 21 तक कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हो पाया, 21 के बाद 22 के बाद उन्होंने अब अपॉइंटमेंट किए हैं कई विद्वानों के। तो आप ये जो कमीशन है, विमेन कमीशन है, एससी एसटी कमीशन है, एससी कमीशन अलग है, एसटी कमीशन अलग है, ओबीसी कमीशन है, इतने सारे कमीशन कमिटी ट्राइब्यूनल हैं। आप अपनी लो डाइवर्सिटी की जो बात करते हैं, ये लो डाइवर्सिटी की बात वहां क्यों नहीं करते? कितने लोगों का अपॉइंटमेंट किया है आपने, कितनी महिलाओं का अपॉइंटमेंट कर दिया, कितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी का अपॉइंटमेंट कर दिया? ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब हम सरकार जानबूझ के हस्तक्षेप करना चाह रही है। वो कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कि सरकार जो है वहां पर चूंकि शक्ति चाहती है, पावर चाहती है, तो ये आर्गुमेंट कर रही है। ये सब भी आर्गुमेंट हम सभी विद्वानों को अपने को ध्यान में रखने चाहिए। और भी आर्गुमेंट 2-3 है, जैसे लैक्स ट्रांसपेरेंसी। सुप्रीम कोर्ट काम करती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी का आर्गुमेंट सही है, पर उसको भी बड़ी गंभीरता से देखना है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कैसे ट्रांसपेरेंट बनाए पूरी सिस्टम को। फिर जजेस जो है वो अपने आप को सफिशिएंट टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये आर्गुमेंट मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है कि वो जजमेंट भी देखते हैं और भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं और फिर अपॉइंटमेंट भी करते हैं। ये आर्गुमेंट बहुत मुझे स्ट्रांग लगता है। कंपिटेंट पर्संस ओवरलुक, सरकार कहती है कि योग्य लोग नहीं आ रहे हैं। ठीक है भाई, मैं फिर वही से वापस उस आर्गुमेंट पे जाऊंगा। आप पहले ये देखिए कि क्या और जो जगह है आपके पास, कमीशन है, कमेटी है, ट्रिब्यूनल है, आपने योग्य लोगों के अपॉइंटमेंट किए हैं? नहीं किए हैं तो सुप्रीम कोर्ट अगर कह रही है कि भाई हम तो, हमारे पास जो कंपिटेंट लोग हैं हम जानते हैं, हमारे सामने प्रेजेंट करते हो, मेरे सामने आकर वो आर्गुमेंट करते हैं, आपके सामने क्या करते हैं, तो हमें करने दो अपॉइंटमेंट। और आखिरी पॉइंट जो मेरे लिए है वो कि वैकेंसीज बहुत सारी पेंडिंग है, चूंकि आपके पास समय नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, कोलेजियम के पास, और इसलिए आप अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या इसका उपाय यह है कि सरकार जो है कोलेजियम को, संसद कोलेजियम को हटा दे और नई संस्था बना दे, वो करे? क्या ये हो पाएगा? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़ी हैं, वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट में अपॉइंटमेंट कौन करता है? सरकार ही तो करती है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में अपॉइंटमेंट कौन करता है? 5,000 पद खाली है सबऑर्डिनेट पोस्ट, क्यों नहीं अपॉइंटमेंट कर रहे आप? मैंने बताया लॉ कमीशन में जो है 3 साल तक आपने अपॉइंटमेंट नहीं किया। बहुत सारे ट्राइब्यूनल में वैकेंसीज खाली है, क्यों नहीं अपॉइंटमेंट करते हैं आप? तो इसलिए ये मैं आपसे इतना ही बात कहना चाहता हूं कि हमारा काम दोनों तरफ के आर्गुमेंट को देखना है, एक तरफ के आर्गुमेंट को नहीं देखना है। आजकल मैं लगातार देख रहा हूं कि कोलेजियम के खिलाफ बहुत ज्यादा माहौल बना हुआ है और हम सब भी उस आर्गुमेंट में बह जाते हैं। लेकिन हमारा काम, एक शोधार्थी का काम क्या होता है? रिसर्चर, द वर्क ऑफ ए रिसर्चर इज टू प्रेजेंट द व्यूज ऑफ बोथ साइड आफ्टर स्टडीइंग बोथ साइड्स व्यू एंड देन टू रीच टू ए कंक्लूजन।
अखबारों में क्या आ रहा है, चैनल पे क्या आ रहा है, वो सब भी जरूरी है, लेकिन एज ए रिसर्चर if we want to make an objective assessment we should know the opinion of both sides। और आपको मैंने शुरू में ही इसलिए अपोजिट साइड की भी ओपिनियन बता दी है। आई हैव चेंज द स्लाइड। ये कई टर्निंग पॉइंट हैं आज के डिस्कशन के लिए। मुझे नहीं पता मैं सबको डिस्कस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये इतने सारे टर्निंग पॉइंट है जिस पर हम धीरे धीरे करके आगे चर्चा करेंगे। आते हैं, अब देखते हैं वास्तव में प्रोविजन क्या है संविधान में। वैसे तो सब लोग जानते हैं, लेकिन हम फिर से एक बार इसकी चर्चा करना चाहते हैं, खास करके हो सकता है कि एलएलबी के कुछ स्टूडेंट ना जानते हो। पहले तो देख लें लॉ कहां है। आई हैव चेंज द स्लाइड। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना है कि हाँ आपके स्लाइड नहीं दिख रही है, ठीक है, या कोई बात, कोई आवाज नहीं आ रही है। संविधान में क्या प्रावधान है? संविधान में आने के पहले देखें लॉ कहां कहां है। कोई पूछे भाई कहां लॉ है, आप बताएंगे पहला तो लॉ भारत के संविधान में है, अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124(2) and article 217(1). Is it the only provision? No, there are other provisions also. For example, memorandum of procedure MOP 1999 में बना, फिर 2016 में बना मेमोरेंडम प्रोसीजर। और कोई प्रावधान? यस, जब हमारे देश में जम्मू कश्मीर का भी एक संविधान था, आपको पता होगा, ये बड़ी दुर्भाग्यशाली बात थी कि जम्मू कश्मीर को अलग से संविधान दिया गया था। हम लोगों ने 1956 के आसपास एक बहुत बड़ी गलती की हिंदुस्तान ने, जिसकी सजा हम अभी तक भुगत रहे हैं, कि जम्मू कश्मीर को अलग से संविधान दे दिया। आतंकवादियों ने, पाकिस्तान ने इसका गजब दुरुपयोग किया, बड़ी संख्या में लोगों को वहां से मार मार के भगा दिया, इसी संविधान का सहारा ले लेकर। अच्छी बात है कि 2019 में हम लोगों ने इस संविधान को वहां से खत्म कर दिया और देश में एक तरह का संविधान सारे देश में लागू है। पर उस संविधान में 1956 में धारा 95 में प्रावधान था कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। जजेस का अपॉइंटमेंट अच्छी बात है, जजेस का अपॉइंटमेंट वहां भी जो है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही हुआ करता था। अब सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे अगर, सो पार्ट 5 चैप्टर 4 भाग 4 अध्याय, भाग 5 अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 है। 124 अगर आप वर्तमान में निकाल के देखेंगे तो आपको जो प्रावधान किया गया है वो 2014 के बाद का दिखेगा। 2014 के पहले का प्रावधान था वो मैं अभी आपके सामने पढ़ रहा हूं। वो प्रावधान क्या था कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट के हर जज को, और क्या करेगा? कंसल्टेशन करेगा, सलाह मशविरा करेगा। किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। अनिवार्य रूप से सलाह मशविरा करेगा, उससे तो अनिवार्य है करना। और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस से माफ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस से। अभी आपको पता है हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी संख्या पहले 31 थी, अब बढ़ के 34 हो गई है। तो अन्य जजेस से भी वो सलाह मशविरा करेगा। 33 + 1 34, 31 जज हो गया चीफ जस्टिस। उनसे तो अनिवार्य रूप से करना ही करना है। बाकी जिनसे भी चाहे, 5 जजेस जो टॉप जो 4 जजेस उन्हीं से नहीं, जो सबसे जूनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज थे उनसे भी सलाह मशविरा कर सकता है। और हाई कोर्ट के जजेस से भी सलाह मशविरा करेगा सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट में, क्योंकि हाई कोर्ट से ही आते हैं लोग, तो सलाह मशविरा उनसे भी कर सकता है कि मिस्टर सो एंड सो हाई कोर्ट के जज हैं, उनको बनाना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं? आप तो उनके साथ उठते बैठते हैं, कैसे विचार के व्यक्ति हैं, कैसी ईमानदारी है उनकी। ये प्रावधान संविधान में अभी 2014 के पहले तक था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, चीफ जस्टिस से सलाह करेगा, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से सलाह कर सकता है, हाई कोर्ट के जजेस सलाह कर सकता है, और फिर वो खुद अपॉइंट कर देगा। सलाह चीफ जस्टिस की मानना बाध्यकारी है कि नहीं? का बाध्यकारी नहीं है। हो सकता है चीफ जस्टिस ने कहा मिस्टर ए को अपॉइंट करिए, आप ए को अपॉइंट ना करें। तो ये प्रावधान 1950 से 2014 तक था। हाई कोर्ट में क्या? 2017 217 क्लॉज 1, आर्टिकल 217 क्लॉज 1 हाई कोर्ट का प्रावधान। क्या प्रावधान है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, कैसे? कंसल्टेशन करेंगे। फिर किनसे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मैंडेटरी करेंगे ही करेंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कर सकते हैं और गवर्नर से कर सकते हैं।
उनसे वो सलाह लेंगे और सलाह लेने के बाद हाईकोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट कर देंगे। ये प्रावधान दो था। इस प्रावधान में बाद में 2014 में संशोधन किए गए। उस संशोधन के द्वारा एक एनजेएसी कमीशन बनाया गया, जिसकी चर्चा अगर मौका मिलेगा तो आगे हम करेंगे। पर इस संशोधन को 99th अमेंडमेंट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रावधान 1950 से थे। 1950 से ये प्रावधान बने रहे। 1950 के बाद जो परिवर्तन हुआ, 1950 तक स्थिति ये थी कि सरकार को अपॉइंट करना होता था। सरकार अपॉइंट करती थी और चीफ जस्टिस से राय ली जाती थी, पर उनकी राय बाध्यकारी नहीं थी। द कंसल्टेशन was taken, but it was not mandatorily to be accepted. इसको स्वीकार करना आवश्यक नहीं था प्रेसिडेंट के लिए। आमतौर पर वो स्वीकार करते थे, पर वो मना भी कर सकते थे। लेकिन उसके बाद 1993 में एक चेंज हुआ। और 93 में क्या चेंज हुआ? 1950 से लेकर 1993 तक एक तरह की व्यवस्था चली। व्यवस्था क्या थी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, चीफ जस्टिस से सलाह लेंगे, बाकी अन्य जजेस से सलाह ले सकते हैं और फिर वो अपने से अपॉइंट कर लेंगे जिनको उचित समझेंगे। 1993 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। व्हाट वाज द चेंज? चेंज वाज इंट्रोडक्शन ऑफ ए कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम का मतलब जजेस का, जुडिशियल कोलेजियम कहते हैं। कोलेजियम एक ग्रुप को हम कोलेजियम कहते हैं, किसी भी ग्रुप को कोलेजियम कह सकते हैं, ठीक है। कोलेजियम माने ग्रुप ऑफ पीपल। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1993 में, इसे हम सेकंड जजेस केस कहते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलेजियम होगी, जुडिशियल कोलेजियम उसका नाम होगा, उसमें कोई और नहीं होगा। उसमें चीफ जस्टिस होंगे और 3 जजेस होंगे। 1993 में 3 जजेस का मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 और जो सीनियर मोस्ट जज हैं, ये लोग मिलकर कोलेजियम बनाएंगे। कुल मिला के उसमें 3 जजेस रहेंगे उस कोलेजियम में। और वो कोलेजियम जो है, प्रेसिडेंट को उनसे सलाह करनी है और चीफ जस्टिस की सलाह को या कोलेजियम की सलाह को मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य है। और कहा गया कि जो कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है। अगर चीफ जस्टिस ने कह दिया कि नहीं, ए को अपॉइंट नहीं करना है, तो प्रेसिडेंट ए को अपॉइंट नहीं कर सकता। तो अब स्थिति बदल गई। 1993 तक था कि प्रेसिडेंट सलाह करता था पर सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। 93 में स्थिति बदल गई। अब क्या होगा? जो भी सलाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देंगे और उनकी कोलेजियम देगी, 2 जजेस उसमें थे शुरू में, उस सलाह को मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य है। तो 93 के पहले तक स्थिति थी कि प्रेसिडेंट जो था, एग्जीक्यूटिव जो बॉडी थी, कह लीजिए कि जो सरकार थी, वह नियुक्त करती थी क्योंकि वो अपने मन से कर सकती थी। लेकिन 93 के बाद स्थिति बदल गई। 3 जजेस, जिसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी सलाह मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य था इनकी नियुक्ति में। और इसलिए दौर शुरू हुआ जिसमें कि जजेस अपना अपॉइंटमेंट खुद करना शुरू किए। उसके बाद एक दूसरा टर्निंग पॉइंट आया, जिसको हम कहते हैं थर्ड जजेस केस। थर्ड जजेस केस में 1998 में, ये थर्ड जजेस केस जो है, ये भारत सरकार ने 143 में, आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। आपको पता है कि 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है कि वो सरकार को सलाह दे सकती है संवैधानिक मसलों पर। सरकार से सलाह मांगी, सरकार ने सलाह मांगी। सरकार ने कहा कि भाई, ये जो आपने जो सेकेंड जजेस केस में डिसीजन लिया है, इसमें कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मामला क्लेरिफाई करना है। वी नीड क्लेरिफिकेशन, प्लीज गिव अस सम क्लेरिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कहा कि वी विल नॉट गिव क्लेरिफिकेशन, क्योंकि आप ये मानेंगे नहीं मानेंगे, 143 की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो जजमेंट तो है नहीं। तो सरकार ने कहा हम आपकी बात मान लेंगे। तो फिर कोलेजियम ने फिर जो है थर्ड जजेस केस में कोर्ट ने कहा कि ठीक है, फिर हम अपना सलाह आपको देते हैं। और सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि 3 जजेस की कोलेजियम नहीं होगी, 5 जजेस की कोलेजियम होगी। मतलब 1 चीफ जस्टिस प्लस 4 जजेस और 4 जजेस की कोलेजियम होगी। तो सेकेंड जजेस केस में 3 जजेस की कोलेजियम थी, उस कोलेजियम को थोड़ा बढ़ा दिया गया। कहा कि कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए, थोड़ा सा और लोग उसमें शामिल हो और 5 जजेस होने चाहिए। 5 से ज्यादा भी कर सकते थे, लेकिन उसमें फिर क्या है कि फिर कहीं तो लिमिट करनी पड़ेगी। तो 5 जजेस की कोलेजियम बन गई, 3 से बढ़कर के 5 जजेस की। अब ये 5 जजेस डिसाइड करेंगे कि 3 जजेस की कोलेजियम होगी, तो सेकेंड जजेस की कोलेजियम होगी। तो 5 जजेस की कोलेजियम होगी, तो 3 से बढ़कर के 5 जजेस की। अब ये 5 जजेस डिसाइड करेंगे कि 3 से बढ़कर के 5 जजेस की। अब ये 5 जजेस डिसाइड करेंगे
कौन जज बनेगा, और प्रेसिडेंट को उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य होना होगा, जो भी सलाह दे दी गई। इन कोलेजियम, इस प्रकार जो सेकेंड जजेस केस था उसमें कोलेजियम सिस्टम आया, और थर्ड जजेस केस में वह कोलेजियम सिस्टम को स्वीकार कर लिया गया, पर कोलेजियम को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया। इसके बाद की स्टोरी क्या है? इसके बाद की स्टोरी यह है कि यह व्यवस्था चलती रही, और उसके बाद 2014 में भारत सरकार संसद में विधेयक लाई। वैसे तो यह विधेयक बहुत दिन पहले भी आया था, 2003 से। आपको शायद ये स्लाइड अब दिख रही होगी, नहीं दिखी तो मुझे बताएंगे आप। 2003 नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल 2003 में आया एक बार, उसके बाद 2013 में बिल आया कोलेजियम सिस्टम को बदलने के लिए। दोनों बार ये बिल पास तो हुआ, लेकिन लोकसभा के रिजोल्यूशन के कारण वो आगे चल नहीं पाया। 2014 में जब सरकार बदली, मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार आ गई, पहले मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, तो इन्होंने ये बिल लाया, और ये बिल सौभाग्य से पास हो गया। ये 121st अमेंडमेंट बिल था, लेकिन जब पास हुआ तो 99th अमेंडमेंट एक्ट हो गया। बिल जो है होता है वो उसकी संख्या दूसरी हो सकती है, एक्ट की संख्या दूसरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कई बिल पास नहीं होते, लेकिन एक्ट जो है जो पास होते जाते हैं उस तरह एक्ट बन जाता है। तो इस बात को भी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि बिल का नंबर कुछ और हो सकता है, एक्ट का नंबर कुछ और हो सकता है। तो ये 99th अमेंडमेंट एक्ट था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसकी खास बात यह थी कि यह लोकसभा में, राज्यसभा में लगभग सर्वसम्मति से पारित हुआ। लगभग एक जो है व्यक्ति थे, उनको थोड़ा सा उसमें कुछ रिजर्वेशन थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट, नहीं तो सभी दलों ने, चाहे वो भाजपा के थे, चाहे कांग्रेस के थे, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के थे, चाहे किसी सपा के थे, चाहे बसपा के थे, चाहे साउथ के तेलुगु देशम पार्टी के थे, सभी मिलकर के एग्री थे कि इसको हमें बदलना है, कोलेजियम सिस्टम को। आप देखिए, शायद ही दुनिया का देश का कोई ऐसा कानून होगा इस देश का जिसपे सभी मिलकर एक साथ पारित हुए हो, एक साथ एग्री किए हो। संविधान का संशोधन पारित हुआ। इस संशोधन के साथ एक एक्ट भी आया, उस एक्ट को भी 2014 में पारित किया गया। तो संविधान का संशोधन भी हुआ और एक नया एक्ट भी आ गया। आपको ध्यान होगा, हमने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है और एक प्राइमरी इनैक्टमेंट होता है, दोनों आया। ये 2014 में आया। इसमें जो प्रावधान किए गए थे उसके द्वारा आर्टिकल 124 क्लॉज 2 को, 222 को, 271 को इसमें परिवर्तन किया गया और नए प्रावधान डाले गए, न्यू प्रोविजंस। क्या थे नए प्रोविजंस? इस नए प्रोविजन को एक बार देख लेते हैं। इस नए प्रोविजन में कहा गया कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होगी और वही अपॉइंटमेंट करेगी। मतलब क्या हुआ? मतलब हो गया कोलेजियम सिस्टम अपॉइंटमेंट नहीं करेगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अपॉइंटमेंट करेगी। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो कौन होगी, कौन कौन लोग उसमें होंगे, हु वुड कंस्टिट्यूट। सो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में कौन कौन लोग होंगे, इसके लिए प्रावधान किया गया 124 कैपिटल ए में। अब आप अगर संविधान अभी देखेंगे, इफ यू ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू विल फाइंड दीज प्रोविजंस आर देयर, दीज प्रोविजंस आर स्टिल देयर। पर ध्यान रखिए, दीज प्रोविजंस हैव बीन डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इनके ऊपर अभी एक एक्लिप्स लगा हुआ है, ये हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं पर इन्फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि 99th अमेंडमेंट जो जिससे द्वारा ये कानून आया है उसको बाद में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, जिसे हम कहते हैं फोर्थ जजेस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। पर वापस यहां आते हैं 2014 के कमीशन जो बनेगा। कमीशन में कौन कौन लोग होंगे? ये कमीशन में चीफ जस्टिस होंगे जो उसके चेयरपर्सन होंगे, एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है जो व्यक्ति भी उस पद पे आएगा वो ऑटोमेटिक उसका मेंबर बन जाएगा, उसके लिए अलग से करना नहीं होगा। जो भी व्यक्ति चीफ जस्टिस होगा, एक्स ऑफिसियो का यह मतलब होता है। दूसरा, 2 सीनियर जजेस होंगे, वो भी एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे। तो जो 2 मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे जुडिशरी से होंगे, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ये मेंबर कौन होंगे ये डिसाइडेड है। जो भी चीफ जस्टिस होगा, जो भी 2 सीनियर मेंबर होंगे वो अपने आप मेंबर हो जाएंगे। अगला मेंबर कौन होगा? चौथा मेंबर होगा यूनियन मिनिस्टर, ये भी एक्स ऑफिसियो होगा। जो भी यूनियन मिनिस्टर होगा वो अपने आप
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का मेंबर बन जाएगा। और कौन मेंबर होगा? और मेंबर होंगे दो एमिनेंट पर्संस, दो बिल्कुल महाविद्वान लोग। महाविद्वान लोग जो है जो होंगे उनका नियुक्ति, उनकी नियुक्ति कौन होगी? तो एक्स ऑफिसियो होंगे नहीं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उनका नामांकन करने के लिए एक समिति बनेगी। वह समिति, उस समिति में प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और विपक्ष के नेता होंगे। तो यह समिति मिलकर दो एमिनेंट पर्संस की नियुक्ति करेगी। ये एमिनेंट पर्संस में जो लोग होंगे उसमें कम से कम एक जो होंगे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से होंगे, या ओबीसी से हो सकते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट से, या माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो सकते हैं, या महिलाएं हो सकती हैं। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होगी, इनका रीनॉमिनेशन नहीं होगा। अब इस बात को ध्यान से समझना है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक बात है और ये दो इमिनेंट पर्संस की नियुक्ति करना दूसरी बात है। दोनों अलग अलग ग्रुप है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो एक बॉडी बन गई। उस बॉडी के जो मेंबर होंगे 3 जजेस होंगे, एक लॉ मिनिस्टर होगा और 2 एमिनेंट पर्सन होंगे। ये इस प्रकार से कुल मिला के 6 लोगों की बॉडी होगी। 6 लोगों की बॉडी होगी। ये जो एमिनेंट पर्सन होंगे, चूंकि एक्स ऑफिसियो मेंबर नहीं होते, जिसको हम पदेन कहते हैं हिंदी में, बिकॉज दे आर नॉट एक्स ऑफिसियो हु विल नॉमिनेट दीज 2 एमिनेंट पर्संस, तो देयर विल बी ए सेपरेट बॉडी। उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। इस कमिटी को एनजेएसी के साथ कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है इसको। ये लोग मिलकर के इन 2 एमिनेंट पर्संस को नियुक्त करेंगे। ये नॉमिनेट एमिनेंट पर्संस जो है ये मैक्सिमम 3 साल के लिए नियुक्त होंगे और इनका रीनॉमिनेशन नहीं होगा। हाँ, और चीफ जस्टिस जो है वो तो एक्स ऑफिसियो है, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो तो हमेशा एनजेएसी का मेंबर रहेगा। तो इस प्रकार ये इनका कंपोजिशन था। अब क्या हुआ? बदलाव क्या हुआ? कोलेजियम विच वाज एग्जिस्टिंग थ्रू 3rd जजेस केस, 5 जजेस, इट इज रिड्यूस्ड टू 3 जजेस। 5 से घट के 3 जजेस हो गए। उसमें सरकार का कोई आदमी नहीं था, इसमें सरकार का एक आदमी आ गया। उसमें कोई और व्यक्ति नहीं थे, ये इमिनेंट पर्संस 2 आ गए। तो इस प्रकार समझिए कि ये मामला 50-50 का हो गया। 50% जजेस रहेंगे जुडिशियल से, 50% बाहर के लोग रहेंगे, नॉन जुडिशियल पर्संस होंगे। इमिनेंट पर्संस बड़े लॉयर हो सकते हैं, इमिनेंट पर्सन ह्यूमन राइट्स के कोई बहुत बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, इमिनेंट पर्सन कोई नोबल कोई जो है लिटरेचर से हो सकते हैं, इमिनेंट पर्सन लॉ के कोई बड़े टीचर्स हो सकते हैं, इमिनेंट पर्सन कोई वाइस चांसलर हो सकता है, कोई भी हो सकता था इमिनेंट पर्सन। तो एनजेएसी ने अब कोलेजियम की पावर जो है वो खत्म कर दी। अभी तक हमने देखा कि एनजेएसी आने से कोलेजियम की जो कंपोजिशन है वो खत्म हो गई। ठीक है, अभी तक स्थिति क्या थी कि कोलेजियम अपॉइंट करते थे, पर अब कह दिया गया 124B में कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस को, वो अपॉइंट करेगा सभी जजेस को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के जजेस को। इनका अपॉइंटमेंट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ही करेगा, कोलेजियम नहीं करेगी। कोलेजियम खत्म, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इनका अपॉइंटमेंट करेगा। इनका ट्रांसफर भी कौन करेगा? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन करेगा। 1993 से 2014 तक क्या स्थिति थी? अपॉइंटमेंट कौन करता था? जुडिशियल कोलेजियम करती थी। ट्रांसफर कौन करता था? जुडिशियल कोलेजियम करती थी। पर 2014 के बाद स्थिति बदली और कहा गया लॉ में ये अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर कौन करेंगे? ये कोलेजियम करेगी, सॉरी ये जो कमीशन करेगी, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है। इस कमीशन में कौन कौन लोग हैं आपको ध्यान होगा? 3 जजेस, 1 लॉ मिनिस्टर, 2 एमिनेंट जजेस। क्या प्रॉब्लम आई इसमें? प्रॉब्लम ये आई, इस लॉ को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। आपको मैंने बताया था कि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा आई है, आधारभूत संरचना का सिद्धांत। उसके अनुसार संविधान के संशोधन को भी चैलेंज किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था विश्व के किसी संविधान में अभी तक नहीं है। तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको 4 जजेस केस कहते हैं, इसके में मामला चलना शुरू हुआ और इसमें 5 जजेस थे एंड 4:1, 5 जजेस में से 4:1, 4 जजेस डिसाइडेड that this is unconstitutional, this is violative of basic structure of the constitution, that is independence of judiciary. It is a clear interference in the independence of judiciary and therefore
दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वन जज थे जस्टिस चलमेश्वर, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये इंडिपेंडेंस जुडिशरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, कोई बात नहीं है। पर 4 जजेस इसके खिलाफ थे और उन्होंने इसको कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा तो क्या स्थिति बनी? 2014 के पहले जो स्थिति थी, अर्थात कोलेजियम सिस्टम फिर से अस्तित्व में आ गया। तो आपके संविधान में, हमारे संविधान में अभी कोलेजियम सिस्टम नहीं दिख रहा है हमें, हमें तो वही 1950 वाला सिस्टम दिख रहा है, पर वास्तव में कोलेजियम सिस्टम ही अभी अस्तित्व में है। पर यह जानना जरूरी है कि आखिर जजेस जो थे, उनको जो 4 जजेस थे, उनको प्रॉब्लम क्या थी? उन्होंने कहा कि इसमें कई प्रॉब्लम है, पर 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम यह है कि आप इसमें लॉ मिनिस्टर भी मेंबर है। लॉ मिनिस्टर मेंबर है, लॉ मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, हमारे साथ ही करेंगे, ठीक है, लेकिन वो तो इस ग्रुप में कैसे रहेंगे? क्यों? क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा केसेस तो वही फाइल करते हैं, सरकार फाइल करती है केस। तो जो केस फाइल कर रहा है वही अगर ये डिसाइड करने में आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जजेस कौन होगा, हाई कोर्ट का जजेस कौन होगा, तब तो ये तो जो है मतलब कि ये तो सही बात नहीं, गलत बात है। हाँ, आप जो है सबसे ज्यादा केसेस भी फाइल करते हैं, और केसेस हर तरह के केसेस हैं। वो करप्शन के भी केसेस होते हैं, वो सिविल के भी केसेस होते हैं, वो पॉलिटिकल केसेस भी होते हैं। तो वैसे मामले में आप जो है इस अपॉइंटिंग बॉडी में आ जाएंगे। आपने देखा होगा पी चिदम्बरम जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, तो पी चिदम्बरम इसके पहले जो है वो होम मिनिस्टर भी रह चुके थे, इसके पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। तो ऐसा हो सकता है कि आज से 10 साल बाद वो लॉ मिनिस्टर फिर से बन जाए और वो अपॉइंटमेंट करने लगे। उनका बचाव कौन कर रहे थे? कपिल सिब्बल साहब बचाव कर रहे थे, सलमान खुर्शीद साहब बचाव कर रहे थे, अश्विनी कुमार साहब बचाव कर रहे थे, बड़े बड़े लॉयर्स बचाव कर रहे थे। ये सब लोग कौन थे? ये सब लोग ऑलरेडी मिनिस्टर थे। तो क्या ये बहुत अच्छा रहेगा कि मिनिस्टर्स जो है, या मिनिस्टर्स जो भूत में मिनिस्टर है, वो लोग कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उनके खिलाफ मामले हो, और जजेस अपॉइंटमेंट में भी उनमें से किसी एक व्यक्ति का रोल हो? ये तो बात ठीक नहीं है, ये तो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में है। एक तो बात उन्होंने कही कि भाई सरकार का हस्तक्षेप होगा, और हस्तक्षेप इसलिए भी होगा कि अब जजेस जो है, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, जो जजेस बनना चाहते हैं, वो लॉ मिनिस्टर के आगे पीछे घूमेंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे। दूसरा उनका कहना था कि एमिनेंट पीपल की नियुक्ति जो होगी, इसमें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल क्या है? चीफ जस्टिस माइनॉरिटी में है, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ओपोजिशन, ये दोनों लोग पॉलिटिकल लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर जिसको चाहेंगे डिसाइड कर लेंगे। तो हमारा रोल तो कुछ नहीं रहा। तो अगर यहां इमिनेंट पीपल में एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति ऐसे लोग हो गए जिसको चीफ जस्टिस नहीं मानता हो, तो मुश्किल हो जाएगी। तो इमिनेंट पीपल जो है पॉलिटिकल लोग हो सकते हैं, इमिनेंट पीपल जो है वो कोई मिनिस्टर भी हो सकता है। तब ऐसी बात की संभावना है कि लॉ मिनिस्टर या मिनिस्टर जो है सरकार से एक नहीं 2-3 हो जाए। अब भैया ऐसा किया हमने जो है एक जो है भाजपा के मंत्री को रख लिया, लीडर ऑपोजिशन कांग्रेस के है, कांग्रेस ने एक अपना मंत्री रख लिया, चलो भाई हो गई बात, लो। तो वो उनके मन में डर था। तो उन्होंने पहला एक तो डर ये था। अगली बात क्या थी? अगली बात ये थी कि पावर ये था कि कोई भी 2 मेंबर अगर अपने वीटो का इस्तेमाल कर देगा तो अपॉइंटमेंट नहीं होगा। मतलब मान लीजिए 3 जजेस ने कहा कि मिस्टर ए को अपॉइंटमेंट करना है, वो बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, और वो उनको रखना चाहिए, और लॉ मिनिस्टर भी तैयार हो गए मान लीजिए। पर इमिनेंट पीपल में से 2 लोगों ने, या इमिनेंट पीपल में से एक व्यक्ति ने और लॉ मिनिस्टर ने, 2 लोगों ने मिलकर कहा नहीं ये व्यक्ति अपॉइंट नहीं होगा, तब उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। तो ये कहा गया कि इसका ये मतलब हुआ कि जो जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस है, 3 जजेस, उनकी तो कोई नाम की वैल्यू ही नहीं रही, क्यों नाम भर के हो गए? दे हैव नो वैल्यू, देयर रिकमेंडेशन हैव नो वैल्यू, इट कैन बी टर्न डाउन, इट कैन बी वीटोड, एंड जब वीटो होगी तो फिर निगोशिएशन शुरू होंगे कि भैया तुम मेरे आदमी अपॉइंट करो, मैं तुम्हारे आदमी को अपॉइंट करता हूं। तो इन्होंने कहा ये तो फिर फैमिली बिजनेस जो है, ये 2-3 तरह का फैमिली बिजनेस चालू हो जाएगा यहां पे, अगर कोई फैमिली बिजनेस चल रहा है तो ऐसे में उन्होंने कहा कि इससे तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता है खतरे में पड़ जाएगी, और जो चीफ जस्टिस है, जो कोलेजियम है, कोलेजियम का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और इसके कारण उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, दिस इज क्लियर इंटरफेरेंस इन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एंड देयरफॉर इट शुड बी डिक्लेयर्ड
unconstitutional and therefore it was declared unconstitutional. हम वापस आते हैं आपके रिवीजन के लिए एक बार. अब हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है. उस डिस्कशन में जो बात आई है वो ये आई है कि 1950 में when we started the constitution, then 124 and 217 has the provision where president has the primacy, government has the primacy. Indeed, the government was the only one who has to finally decide, of course, with the mandatory consultation with the Chief Justice of India. But then government was final authority to decide. Up to 1993, the situation continued. But 1993 onward, the collegium system came in, and 93 to 97, there was a collegium of 3 judges. So there was a type of constitutional amendment by judiciary. Then they started appointing. Then in 1998, then collegium was extended to 5 judges for the purpose of appointment of Supreme Court judges. For the purpose of appointment of High Court judges, the collegium was little different. 3 जजेस की कॉलेजियम थी, हाई कोर्ट के 3 जजेस थे. अगर मौका मिलेगा तो उसका डिस्कशन थोड़ी देर में करेंगे. हाँ, लेकिन इट वाज द कॉलेजियम दैट स्टार्टेड डिसाइडिंग एवरीथिंग. सो 93 से 2014 तक कॉलेजियम ने डिसाइड किया. सो 1950 to 93 गवर्नमेंट डिसाइडेड. 93 to 2014 the judges started deciding. 2014, for 1 year the law existed where there was a mixed collegium. But then NJAC Act and the constitutional amendment were declared unconstitutional. We are back to the provisions of 1998 collegium system. मुझे लगता है कि ये जो है आप लोगों ने इतना ध्यान कर लिया होगा. अब आते हैं, देखते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली में क्या बात कही गई थी. कंस्टिट्यूएंट असेंबली में देयर वर 2-3 टाइप्स ऑफ व्यूज. शिवपाल लाल सक्सेना, he offered that all names should be approved finally by both houses of the parliament. लोकसभा और राज्यसभा दोनों उसको पारित करें, दोनों उस नाम को अप्रूव करें. उनका कहना था कि इससे जजेस बहुत शक्तिशाली फील करेंगे, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी भी उनकी होगी. केटी शाह ने कहा कि नहीं, केवल राज्यसभा को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा को करना ठीक नहीं है, वहां इलेक्शन होते हैं, बहुत पॉलिटिसाइज हो जाएगा. राज्यसभा के इलेक्शन उस तरह के नहीं होते हैं, ज्यादा विद्वान लोग पहुंचते हैं वहां पे. लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इससे एग्री नहीं कर रहे थे. उनका कहना था कि इससे क्या होगा कि मामला बहुत पॉलिटिसाइज हो जाएगा और इसलिए इसको पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि हम जो है इसको किसी लोकसभा राज्यसभा के भरोसे नहीं छोड़ सकते और ना ही केवल सुप्रीम कोर्ट के भरोसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ओपिनियन भी आई थी कि चीफ जस्टिस को खुद ही अपॉइंट करना चाहिए. लेकिन डॉक्टर अंबेडकर महोदय ने इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया और कहा एक हम मिक्स सिस्टम बनाते हैं. और इस मिक्स सिस्टम में क्या होगा कि फाइनल अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो सरकार के पास रहेगी. द प्रेसिडेंट विल बी द फाइनल अपॉइंटिंग अथॉरिटी, बट इट विल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और उनका कहना था, उनका समझना था कि इस हायर लेवल पर प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस के बीच कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा. अगर कोई कंफ्लिक्ट होगा तो लोग आपस में मिल बैठकर बात कर लेंगे. इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 124(2) की व्यवस्था की, जिसमें कि प्रेसिडेंट फाइनल अथॉरिटी थी और जो चीफ जस्टिस थे उससे कंसल्ट तो करना था, पर उसका कॉन्करेंस आवश्यक नहीं था. कंपैरेटिव एनालिसिस देख ले. अमेरिका में, जैसे मैंने डिस्कशन किया आपसे, अमेरिका में प्रेसिडेंट पहले एक नाम नॉमिनेट करता है, उसको नाम बता देता है, डिक्लेयर कर देता है, और सीनेट उसको कंफर्म करती है. सीनेट मतलब जो अपर हाउस है वहां पे, उसको हम सीनेट कहते हैं. सीनेट वहां पे जो है कंफर्म करती है. उसको कंफर्म करने का मतलब वहां उनकी पूरी प्रोसीडिंग चलती है, पूरी उनसे पूछताछ होती है, उसकी लाइव टेलीकास्ट होता है उसका. यूएसए में ऐसा होता है सभी जजेस का अपॉइंटमेंट. क्या भारत में ऐसा कर सकते हैं? भारत में ऐसा नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस होते हैं केवल, और 9 जजेस लाइफ लॉन्ग होते हैं. अब एक जज से अपॉइंटमेंट हो गया, वो जिंदगी भर रहेंगे. 80 साल 85 साल तक वो जजेस रहेंगे, जब तक उनकी डेथ ना हो जाए. 70 साल में कभी कभी कई जजेस रिटायर हो जाते हैं अपने मन से. हमारे यहाँ तो 65 साल के बाद हमेशा जजेस की नियुक्ति करनी होती है. तो सुप्रीम कोर्ट में वहां जो जजेस है, वहां सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने नियुक्त हुए होंगे? 40-50 मैक्सिमम. अभी तक हमारे यहाँ 200 से ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट कर लिए अब तक, और आगे करेंगे. तो हम यहां से पार्लियामेंट के पास नहीं जा सकते, क्योंकि हमें हर साल जाना पड़ेगा और कई जजेस के अपॉइंटमेंट करना पड़ता है. पिछले 4-5 सालों में 10, 12, 15 जजेस का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुआ है.
अगले 4-5 सालों में 12-15 जजेस का अपॉइंटमेंट करना होगा। क्या हर बार लोकसभा राज्यसभा के पास जा पाएंगे? इम्प्रैक्टिकल है। कनाडा कनाडा में गवर्नर इन काउंसिल है, वो अपॉइंटमेंट करती है, ठीक है, लेकिन रेटिफिकेशन नहीं होता, गवर्नर इन काउंसिल करती है उसको, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट जो है फेडरल कोर्ट को हाई कोर्ट कहते हैं, यहाँ जो गवर्नर जनरल है वो अपॉइंट करते हैं, कोई जजेस का रोल नहीं है इसमें। कनाडा में भी जजेस का रोल नहीं है। इंग्लैंड में जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अब बना दिया गया, पहले किंग अपॉइंट करते थे, पर अब जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना दिया गया है, और जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो अब वहां नियुक्त करती है, और ओपन इनका एक वैकेंसी जैसी होती है। पर इंग्लैंड के साथ ये है कि इंग्लैंड में भी जो जजेस का अपॉइंटमेंट करना होता है उनकी संख्या 100-125 से ज्यादा नहीं है पूरा इंग्लैंड। इंग्लैंड तो छोटा सा देश है, समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, उससे भी छोटा है वो। तो वहां का अपॉइंटमेंट कमीशन को फॉलो कर पाना थोड़ा सा कठिन काम है। हमारे यहाँ लगभग 1000 से ऊपर तो हाईकोर्ट के जजेस अपॉइंट करने होते हैं, और 34 हम जो है सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट करते हैं। तो इसलिए हम जब भी ये चर्चा करते हैं कि इंग्लैंड की तरह हो, ऑस्ट्रेलिया की तरह हो, यूएस की तरह हो, हम सभी लोगों को, जो वी ऑल आर रिसर्चर्स हियर, इंटेलेक्चुअल पीपल, वी शुड बी वेरी वेरी अलर्ट कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। नाउ अब पॉइंट ये है कि जो आखिरी पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि जो डेवलपमेंट हुआ, इस डेवलपमेंट में 2-3 सिग्निफिकेंट बातें हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो क्यों चेंज हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के पावर का सरकार ने दुरुपयोग किया? तो हम लोग, कई लोग, बहुत सारे लोग कई वैसी चीजें जानते हैं जो हम चर्चा करेंगे, और कुछ वैसी चीजें हम नहीं जानते जिसकी भी चर्चा हम करेंगे जो शायद आप ना जानते हो। सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट सिग्निफिकेंट ब्लो टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस वाज इन 1973। 1973 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और वो उसके पहले कुछ जजमेंट्स ऐसे आए थे जिससे इंदिरा गांधी जी नाराज थी, और उन्होंने कहा कि हमें ऐसे चीफ जस्टिस चाहिए जो कि हमारी बात मानता हो, हमारे प्रति कमिटेड हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव टाइप का, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जज चाहिए। तो उन्होंने एएन रे थे, उनका अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस के रूप में कर दिया। उनके पहले 3 जजेस थे जो उनसे सीनियर थे, वो 3 जजेस के अपॉइंटमेंट नहीं किया क्योंकि उनके बारे में उनको लगता था कि ये जो है ये हमारी बात नहीं मानेंगे, ये जो है इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, हमें ऐसा आदमी चाहिए जो सबमिसिव हो, जो हमारी बात को मान ले, जो जिसके लिए प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट ना हो, पद इंपॉर्टेंट हो। एएन रे को उन्होंने देखा, एएन रे ऐसे व्यक्ति थे, तो एएन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त हुए वो। उसके बाद 3 जजेस ने अपना इस्तीफा दे दिया। चलो भाई, एक बार, पहली बार हस्तक्षेप हुआ, हम लोग का चलो एक बार कर लिया आपने, पर इंदिरा जी यहां नहीं रुकी। 1977 फिर से उन्होंने हस्तक्षेप किया, और इस बार एचआर खन्ना सीनियर मोस्ट जज थे। एचआर खन्ना से वो बहुत ज्यादा नाराज थी, बहुत ज्यादा नाराज, क्योंकि एडीएम जबलपुर के मामले में उन्होंने एक डिसेंटिंग नोट दिया था। केशवानंद भारती में भी उनका एक अलग नोट था जिसके कारण की बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया था। वो बहुत नाराज थी। उनका एचआर खन्ना तो बहुत ही इंडिपेंडेंट जज है, हमें इंडिपेंडेंट जज नहीं चाहिए, हमें तो डिपेंडेंट जज चाहिए। उन्होंने एमएच बेग को अपॉइंट कर लिया। हाँ, जुडिशरी में ही इंडिपेंडेंट जजेस भी हैं, डिपेंडेंट जजेस भी हैं, तो एमएच बेग को उन्होंने अपॉइंट कर लिया। ये 2 बार सुप्रीम कोर्ट को बहुत तेज धक्का लगा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सतर्क हो गई। सुप्रीम कोर्ट को लगा कुछ बदलाव करने की जरूरत है। 1981 में, उसके ठीक पहले, भारत सरकार ने, एक बार फिर इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी 1980 में, उन्होंने कहा कि हम कई जजेस का ट्रांसफर करना चाहते हैं, और उसके उनके अपने उनके जस्टिफिकेशन थे। उन्होंने कहा कि जजेस जो है वो एक ही स्टेट में जजेस नहीं होने चाहिए, दूसरे स्टेट के जजेस होने चाहिए। उनका हो सकता है उनका इंटेंशन बहुत अच्छा रहा हो, हाँ, तो उन्होंने कहा हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। इन ट्रांसफर को चैलेंज किया गया एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वास्तव में 2 चीज के लिए जाना जाता है। जो पहली तो हम जानते हैं इसको कि ये फर्स्ट जजेस केस है, क्योंकि इसमें जजेस के ट्रांसफर को चैलेंज किया गया था, और ये भी चैलेंज किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट करने का पावर वास्तव में किसके पास है। इस मामले पर ये एक पॉइंट था। पर एसपी गुप्ता को एक और मामले के लिए जाना जाता है जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो मामला है आर्टिकल 32 के जुरिस्डिक्शन को लेकर। कभी उस पर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपको आर्टिकल 32 का जुरिस्डिक्शन पढ़ना हो तो आप एसपी गुप्ता केस पढ़े। एसपी गुप्ता में यूनानिमसली डिसाइड किया गया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 32 के अंतर्गत फाइल किया जा सकता है। इसके पहले भी डिसाइड हुआ था, पर यह सबसे बड़ी बेंच है, 7 जजेस ने यूनानिमसली डिसाइड किया था। पर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में यूनानिमस डिसीजन नहीं था,
इस इशू पे 4:3 में कोर्ट ने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया कि हाँ, एग्जीक्यूटिव जो है, जो गवर्नमेंट है, उनको प्राइमेसी है। एसपी गुप्ता केस को फर्स्ट जजेस केस कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी है, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को प्राइमेसी है, और प्रेसिडेंट जैसा डिसाइड करेंगे वही फाइनल होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस को इस पे कोई प्राइमेसी नहीं है, वो अपनी राय देंगे, पर उस राय को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। सरकार ने कहा था कि हम जो है वास्तव में ट्रांसफर करना चाहते हैं जजेस का, इसलिए करना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप अब राजस्थान में है तो जयपुर जो है हाई कोर्ट है, या जोधपुर का हाई कोर्ट है, वहां पे जो जजेस हैं अपॉइंट हुए, जोधपुर से ही अपॉइंट हो गए, जयपुर से ही अपॉइंट हो गए, और वहां अपॉइंटमेंट के बाद वो उनके बच्चे भी वहीं पर काम कर रहे हैं, उन जजेस को वहां से ट्रांसफर करना जरूरी है। साथ ही नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी जरूरी है कि ये नॉर्थ का जज साउथ में जाए, साउथ का जज नॉर्थ में आए, इससे नेशनल इंटीग्रेशन भी होगा। तो इंदिरा गांधी का पर्पस शायद बहुत अच्छा था, पर उनका जो है उनका जो तरीका था वो गलत था। और अल्टीमेटली पर एसपी गुप्ता केस में जस्टिस पीएन भगवती ने कहा कि नहीं 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 नहीं, प्रेसिडेंट ने जो कर दिया वो फाइनल है, और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को कोई अपॉइंटमेंट में दखल देने का और ट्रांसफर में दखल देने का कोई फाइनल अधिकार नहीं है। 1990 में सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला आया, उसने फर्स्ट जजेस केस के को डाउट किया। इस केस के बारे में कम लोग जानते हैं। 1990 में सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसपी गुप्ता का मामला आपको ध्यान है 1981 में आया, जो 1982 में रिपोर्ट हुआ। सुभाष शर्मा में जजेस ने कहा कि एसपी गुप्ता का केस है, लग रहा सही डिसाइड नहीं हुआ है, इसको फिर से डिसाइड करना चाहिए। इसी बात को ठीक करने के लिए कि क्या एसपी गुप्ता का मामला सही डिसाइड हुआ था कि नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी सेकंड जजेस केस में इस केस को, एसपी गुप्ता के केस को फिर से रिकंसीडर किया गया, और रिकंसीडर करके कहा गया कि फर्स्ट जजेस केस गलत डिसाइड हो गया है। क्यों गलत डिसाइड हो गया है? क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी खतरे में पड़ जाएगी यदि हम जो है इसको प्रेसिडेंट को दे देंगे कि वो अपॉइंट करे। हम अगर छोड़ देंगे कि सरकार अपॉइंट करे, तो सरकार ने पहले क्या किया है हम लोगों ने देख लिया है, 1973 में क्या किया है, 1977 में क्या किया है, ये सब तो पब्लिक डोमेन में है। जो पब्लिक डोमेन में नहीं है वो मैं अभी चर्चा करूंगा आपसे अगर मौका मिलेगा तो। बहुत सारी ऐसी चीजें सरकार करना शुरू कर दी थी, अनावश्यक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था न्यायपालिका में, और हस्तक्षेप इतना ज्यादा था कि न्यायालय ने कहा कि नहीं, अब ये मामला ऐसा है जो अब सरकार के पास अगर छोड़ देंगे तो न्यायालय की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी, और न्यायालय की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी तो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो जाएगा, और बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो जाएगा तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज खतरे में पड़ जाएंगे, जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा है। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज खतरे में पड़ जाएंगे तो डेमोक्रेसी केवल नाम भर की रह जाएगी, काम की डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी। फिर लोगों के मौलिक अधिकारों का क्या होगा, कौन सुरक्षा करेगा? फिर जो है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस का क्या होगा? फिर फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन का क्या होगा? तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जजेस मिलकर कोलेजियम सिस्टम बनाएंगे, जिसकी चर्चा मैंने पहले कर ली है, और वो लोग नियुक्ति करेंगे। 1998 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, वो हमने चर्चा आपसे पहले कर ली है। 9 जजेस ने यूनिनमसली कहा, एकजुट होकर। 1993 का वर्डिक्ट तो स्प्लिट वर्डिक्ट था, 7:2 से था, पर 1998 में 9 जजेस ने एकजुट होकर कहा कि जो 1993 का जजमेंट है सही है, कोलेजियम बिल्कुल सही है, लेकिन इस कोलेजियम को थोड़ा बढ़ाया जाए, 1+4 चीफ जस्टिस +4 जजेस होंगे, और हाई कोर्ट के लिए कुछ थोड़ा सा अलग से प्रावधान उन्होंने किया, मौका मिलेगा उसकी चर्चा बाद में कभी करेंगे। और कहा कि ये अपॉइंटमेंट ट्रांसफर से सरकार का कोई मतलब नहीं, हम फाइनली करेंगे और सरकार उसको केवल नोटिफाई करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा सरकार जो है मनमाने तरीके से अपना काम करती रहेगी। अब मैं आपसे यह चर्चा करना चाहता हूं अगले 10 मिनट में कि मैंने जो है पीपीटी चेंज की है कि क्या बात थी जो जुडिशरी ने अपना अप्रोच बदल दिया, क्या बात थी, क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या सरकार ने बहुत ज्यादा दखल देना शुरू कर दिया था? तो मैं आपसे चर्चा करता हूं 1967 की गोलोकनाथ के केस से। गोलोकनाथ का केस में 11 जजेस थे, और उन्होंने यह कह दिया कि फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते, इट इज नेचुरल जस्टिस, इट इज ए डिवाइन राइट, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। ये जजमेंट गलत जजमेंट था, इसमें कोई शक नहीं है। ये 11 जजेस थे,
और इसमें से 6 जजेस ने मिलकर कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत पायस है, बहुत पवित्र है, आप परिवर्तन नहीं कर सकते। और फंडामेंटल राइट परिवर्तन की जरूरत थी क्योंकि देश का विकास हो रहा था और देश का विकास के लिए आवश्यक थी कि कुछ अधिकारों को बदला जाए। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी राइट को ले लीजिए, प्रॉपर्टी राइट को बदलने की जरूरत थी। लेकिन गोलोकनाथ के मामले में कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को उसमें कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि वो जो है मौलिक अधिकारों में कोई जो है संशोधन करे। तो पार्लियामेंट जो है थोड़ा सा उसको लगा कह रही है तो हमारे हम देश के विकास नहीं होने देना चाह रही है। और उसके बाद बैंक नेशनलाइजेशन केस आया, जिसको हम आरसी कूपर केस का नाम भी जानते हैं। आरसी कूपर केस जो है वह केस जो है भी 11 जजेस था, 11 जजेस केस था। इसमें बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था क्योंकि उनको जो है प्राइवेट बैंक थे, उनको जो है उनका उनका नेशनलाइजेशन, उसमें से कई बैंकों का नेशनलाइजेशन इसलिए किया गया था क्योंकि आम जनता तक बैंक की पहुंच हो, गांव में भी जाके अकाउंट खोल सके। केवल बिजनेस करने के लिए बैंक नहीं है, वो देश की सेवा करने के लिए भी है। बहुत अच्छा पर्पस था उसका। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस उसमें जेसी शाह उसमें लीड कर रहे थे, जेसी शाह उसमें नंबर 2 पे थे और वो जो है उनके साथ जो है ये बात कही, उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एन रे का डिसेंटिंग वॉइस था, एन रे साहब डिसेंटिंग था। आप देखिए एन रे साहब को बाद में 1973 में जज बनाया गया, ध्यान रखिए। जेसी शाह उस समय सेकंड लाइन में नंबर 2 जज थे और नंबर 1 पे हिदायतुल्लाह साहब जज थे उस समय, नंबर 2 पे ये थे जेसी शाह साहब। उन्होंने ये जज को ये लीड किया और उन्होंने कहा कि ये बैंक नेशनलाइजेशन जो है गलत है और ये बैंक का नेशनलाइजेशन आप नहीं कर सकते। 1970 में ही एक और जजमेंट आया, वह जजमेंट था जिसको हम प्रिवी पर्स जजमेंट कहते हैं। हाँ, महाराजा माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट था प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स में क्या था कि कुछ जो हमारे देश में पहले जो राजा महाराजा थे उनको सरकार कुछ पैसे दिया करती थी कि भाई भारत में आप आ गए हैं, भारत की आपने जो है साम्राज्य बन गए, हम आपको कुछ पैसे देते रहेंगे लगातार। अरे भाई, अब डेमोक्रेसी है, आपको कब तक पैसे मिलेंगे? देश गरीब है, उसका उत्थान होना चाहिए। आपको बैठे बैठे आपको लाखों करोड़ रुपए क्यों मिले? तो उस प्रिवी पर्स में वो चेंज करना चाहते थे वहां की सरकार, उस समय केंद्र सरकार। बहुत अच्छा पर्पस था, सही पर्पस था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 9:2 9 जजेस थे, उसमें से 2 जजेस ने कहा कि हाँ ये लॉ तो सही है, पर 7 जजेस ने कहा नहीं 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 नहीं, ये जो लॉ है ये सही नहीं है। उस समय भी जो जेसी शाह थे, जेसी शाह उसमें उसको लीड कर रहे थे उस जजमेंट को। तो जेसी शाह नंबर 2 पे थे। एन रे उस समय भी उन्होंने भी माइनॉरिटी जजमेंट दिया था, मित्तर और एन रे ने। हिदायतुल्लाह साहब 1970 में रिटायर करने लगे, तो सीनियरिटी के हिसाब से जेसी शाह 1970 में सीनियर मोस्ट जज थे, उनको चीफ जस्टिस बनना था। पर यह कहानी बहुत कम लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि जेसी शाह को 1970 में चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाए। क्यों ना बनाया जाए? क्योंकि उन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने प्रिवी पर्स के मामले में जो कानून बना था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। इंदिरा गांधी जी उनसे बहुत नाराज थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं, इस आदमी को तो नहीं बनाना है। और उन्होंने हिदायतुल्लाह जी को कहा कि भाई इसको नहीं बनाना चाहते। हिदायतुल्लाह जी बहुत स्ट्रांगली खड़े हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, जेसी शाह सीनियर मोस्ट जज है, सीनियर मोस्ट जज को बनाने का रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, संविधान में नहीं है, पर देयर इज समथिंग नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा वरना बहुत दिक्कत होगी। और अल्टीमेटली इंदिरा जी को बाध्य होकर जेसी शाह को जज बनाना पड़ा, चीफ जस्टिस बनाना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट में जो गड़बड़ी है 1973 से ही नहीं, 1970 से शुरू हो गई थी। 70 में असफल हो गए, 73 में सफल हो गए, 77 में सफल। तो ये हस्तक्षेप आरंभ हो गया था 1970 से। इसके बाद जो कहानी है वो ये है कि फिर 24th अमेंडमेंट एक्ट आया 1971 में। पार्लियामेंट ने कहा कि गोलोकनाथ का जो केस है गलत डिसाइड हुआ है और हम जो है मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हैं। संशोधन सही था, इसमें कोई शक नहीं है। फिर केशवानंद भारती में इस संशोधन को संवैधानिक घोषित किया गया, कहा गया कि संशोधन तो ठीक है। 1973 में 24 अप्रैल को केशवानंद भारती में जो सबसे बड़ी जजेस है, 7 जजेस ने मिलकर कहा कि ये संविधान संशोधन बिल्कुल सही है और संविधान के किसी प्रावधान का, मौलिक अधिकार का भी संशोधन कर सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट you cannot change the basic structure of the constitution. You cannot make an amendment that the basic feature of the constitution is changed. Like what is that? Democracy.
आप ये नहीं कह देंगे कि अब डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, अब तो जो है मैं प्रधानमंत्री हूं तो मेरा बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, मेरी बेटी ही प्रधानमंत्री बनेगी, इलेक्शन नहीं होंगे, ये बात आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो कहा कि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट में कोई भी संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, 24 अप्रैल को केशवानंद भारती का जजमेंट आया। 25 अप्रैल को उस समय चीफ जस्टिस थे एस एम सीकरी साहब, वो रिटायर किए और उनके रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस नया बनाना था, और 26 अप्रैल को जस्टिस ए एन रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया, जो मैं आपसे पहले निवेदन कर रहा था, जबकि चीफ जस्टिस बनने की बारी सीनियर मोस्ट जज की थी, ए एन रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया। देखिए 3 दिन में परिवर्तन हो गए। केशवानंद भारती 24 अप्रैल को डिसाइड हुआ, सीकरी साहब रिटायर हुए 25 अप्रैल को, और 26 अप्रैल को ए एन रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया। उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट ये हुआ कि इंदिरा गांधी जी जो इलेक्शन लड़ रही थी, उस इलेक्शन के लिए यह आरोप लगा कि इंदिरा गांधी जी ने जो इलेक्शन लड़ा है वो इलेक्शन वास्तव में भ्रष्ट तरीके से लड़ा गया है। देखिए, हर व्यक्ति जो है उसकी अच्छाई और बुराई होती है। इंदिरा जी बहुत ही शक्तिशाली एक लीडर रही। 1971 में उन्होंने देश के लिए एक बड़ा काम किया, जो बांग्लादेश के मामले में जो मानवाधिकार का जो खुला खुला उल्लंघन हो रहा था, पाकिस्तान कर रहा था, उन्होंने वहां मानवाधिकार की बहुत रक्षा की और देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। हमारे देश का बहुत बड़ा सरदर्द दूर हो गया कि नहीं तो बांग्लादेश भी अगर पाकिस्तान हटा तो आज हमें बहुत कठिनाई होती। तो इंदिरा गांधी को उसके लिए याद करना चाहिए हमें कि उन्होंने बहुत महान काम किया हमारे देश के लिए। पर जैसे होता है ना कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई होती है, कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं है, कोई भी लीडर परफेक्ट नहीं है। इंदिरा जी के साथ भी वही बात थी। उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया, क्योंकि इमरजेंसी के ठीक पहले उनके मामले में, उनके करप्शन के केस में जस्टिस ए एन सिन्हा साहब, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत ही तेज तर्रार जज थे, बहुत ही जो है मन के बहुत कठोर जज थे, शक्तिशाली जज थे, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन करप्ट प्रैक्टिस से हुआ है और इसलिए इंदिरा गांधी का इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल है। ये बात जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दी ए एन सिन्हा साहब ने, और हाई कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट भी जज नहीं थे एन सिन्हा साहब। और ये डिक्लेरेशन के बाद इंदिरा जी को लगा कि उनकी सत्ता तो चली जाएगी। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। तो ये अगला डेवलपमेंट हुआ कि इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर कर दी। उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ये है कि बीच में ये इस तरह की कई कहानी आई है कि उस समय जो कुछ जजेस थे, उन्होंने ए एन सिन्हा साहब को अप्रोच किया था और कहा था कि अगर आप इंदिरा जी के फेवर में निर्णय देंगे तो अगले ही दिन आपको वहां सुप्रीम कोर्ट में हम एलिवेट कर देंगे। पर चीफ जो ए एन सिन्हा साहब थे, उनके लिए प्रिंसिपल का महत्व था, पद का महत्व नहीं था। ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं जिनके पास सिद्धांत का महत्व होता है, पद का महत्व नहीं होता है। हम लोगों के पास कभी कोई पैसा और पद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, सिद्धांत का महत्व नहीं होता, संविधान का महत्व नहीं होता। जस्टिस ए एन सिन्हा उन महान लोगों में थे, जस्टिस एच आर खन्ना उन महान लोगों में थे जिनके पास सिद्धांत महत्वपूर्ण था, संविधान महत्वपूर्ण था, देश और लोकतंत्र महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अपना निर्णय संविधान के अनुसार करूंगा, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे और वो हाई कोर्ट से ही रिटायर कर गए। एन सिन्हा साहब की देखी तस्वीर मैं आपको दिखाया है। उसके बाद 2-3 डेवलपमेंट हुए जो मैं आपसे करना चाहता हूं। इमरजेंसी के दौरान जेपी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इन सबको जेल भेज दिया गया। इमरजेंसी में काफी अत्याचार हुए और बाद में 39th अमेंडमेंट आया। 39th अमेंडमेंट के द्वारा 329 कैपिटल ए में संशोधन किया गया भारत के संविधान में 1975 में। इसमें कह दिया गया कि जो भी इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर लड़ रहे हैं या स्पीकर लड़ते हैं, उसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी ही नहीं जाएगी, उसका डिसीजन केवल पार्लियामेंट में होगा। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि इंदिरा गांधी जी जो अपना इलेक्शन हार गई थी, उनके इलेक्शन को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था, उसको संविधान के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल किया जाए। ये शक्ति का खुला खुला दुरुपयोग था। तो ये शक्ति दुरुपयोग था। बाद में इस संशोधन को जो है असंवैधानिक घोषित किया गया। तो 1976 में एडीएम जबलपुर का मामला आया। एडीएम जबलपुर के मामले में 5 जजेस थे और वहां पर इमरजेंसी जो लगी थी, इमरजेंसी के कुछ प्रावधान को चैलेंज किया गया था और यह कहा गया था कि जो व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेती है, उसे गोली मार देती है, तो क्या हमें कोर्ट में आने का अधिकार नहीं है? अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत ही काला दिन था सुप्रीम कोर्ट के लिए, 28 अप्रैल 1976 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजेस ने डिसाइड किया
उसमें पीएन भगवती भी थे। उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, अगर इमरजेंसी लगी है और कोई अगर गोली भी मार देता है, पुलिस वाला आपको पकड़ के ले आता है, तो आप उससे कोई रीजन नहीं पूछ सकते। ये बहुत ही खराब निर्णय था और उस खराब निर्णय में जो है उसमें जो खन्ना साहब थे, खन्ना साहब ने उसके अगेंस्ट में जजमेंट दिया था कि नहीं, ये जो जजमेंट था ये गलत था। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है एडीएम जबलपुर का जजमेंट है ये पूरी तरह गलत है। बाद में 1976 में 42nd अमेंडमेंट आया, ये भी इमरजेंसी के दौरान आया और उसके द्वारा 368 में 4 और 5 को डाल दिया गया। 4 और 5 में ये बात कही गई है कि संसद कुछ भी परिवर्तन कर सकती है। आपको ध्यान होगा केशवानंद भारती में कहा गया था कि संसद कुछ भी परिवर्तन तो कर सकती है, बट इट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में एब्सोल्यूट पावर पार्लियामेंट को दे दी गई और 368 4 और 5 में कहा गया कि संसद कुछ भी परिवर्तन कर सकती है और जो भी परिवर्तन करेगी वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के दायरे से बाहर होगा। और यह भी कहा गया कि पार्लियामेंट की जो पावर होगी वो अनलिमिटेड पावर होगी। ये मामला चला। बाद में इस जो प्रावधान है, इस प्रावधान को मिनर्वा मिल के मामले में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। इस बीच में जस्टिस मुखी थे, इस तरह के उनका ट्रांसफर बॉम्बे से कोलकाता किया गया। इस तरह कई जजेस थे, उनका ट्रांसफर किया गया। एक दो छोटे छोटे डेवलपमेंट आपकी चर्चा करता हूं मैं और उसके बाद इसको कंक्लूड कर देंगे। एमएल चंद्रूकर थे 1982 में, ये हाई कोर्ट के जज थे। इनका रिकमेंडेशन वाई वी चंद्रचूड़ ने किया था, 82 में भी किया और 85 में भी किया कि इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, क्योंकि बहुत ही इनमें एबिलिटी है, अच्छी एबिलिटी है। लेकिन केंद्र सरकार ने इनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनाया। उनका कहना था कि ये जो है आरएसएस के जो हेड थे एमएस गोलवलकर, उनके जो शव यात्रा थी उसमें शामिल हुए थे। हम तमाम लोग, हम तो अपने दुश्मन की भी शव यात्रा में शामिल होते हैं। आपको ध्यान होगा जब रावण की मृत्यु हो रही थी तो भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण से कि जाके उससे ज्ञान ले लो। एक व्यक्ति केवल शव यात्रा में शामिल हो जाए, हो सकता है कि मैं भाजपा को पसंद ना करता हूं, हो सकता है मैं कांग्रेस को पसंद ना करता हूं, हो सकता है मैं कम्युनिस्ट पार्टी को पसंद ना करता हूं, लेकिन अगर उसमें से उसके बड़े लीडर की मृत्यु हो जाएगी तो हम अपनी श्रद्धांजलि देने जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, लोकतंत्र है। तो चंदूकर चले गए थे और इसके कारण उनको कहा गया कि उनका आरएसएस से लिंक है और उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं किया गया। जस्टिस बख्तावर बोमी लेनिन थे, इनकी कहानी नहीं पता होगी आप में से बहुत लोगों को। ए.आर. अंतुले साहब महाराष्ट्र में वहां मुख्यमंत्री थे। करप्शन का मामला था और सीमेंट कमीशन केस भी कहते हैं 1982 का, उसको डिसाइड किया था जस्टिस बख्तावर बोमी लेंटिन ने उसको डिसाइड किया था। और चूंकि उन्होंने इसको डिसाइड किया था, उनका नाम रिकमेंड किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें थे आर एस पाठक साहब। उन्होंने बार बार लेंटिन साहब का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए रिकमेंड किया, लेकिन उनका नाम सरकार ने उनकी नियुक्ति आगे सुप्रीम कोर्ट में नहीं की, क्योंकि उनका कहना था कि ये तो हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ इन्होंने जजमेंट दिया है और इसलिए उनको रिजाइन करना पड़ा है। एक स्टोरी और है, वो है जस्टिस आर एस पाठक साहब ने जस्टिस लीला थी और जस्टिस लीला को के एलिवेशन के लिए बात कही। उन्होंने कहा कि इनका एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन उन्होंने दे दिया। जस्टिस लीला स्वयं लिखती हैं अपनी बुक में, आप वो बुक जो है पढ़ सकते हैं। उस बुक में उन्होंने स्वयं लिखा है कि मेरे पास बात आई कि मेरा नाम एलिवेट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए, मेरे से सम्मति ली गई और मैं खुश थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका अपॉइंटमेंट जो है उनका अपॉइंटमेंट के लिए उस समय जो लोग सरकार में थे, सरकार में कोई भी हो सकता है, वो कांग्रेस भी हो सकती है, वो भाजपा भी हो सकती है, वो कोई और भी हो सकता है। ये तो एग्जीक्यूटिव जो मेंटेलिटी है उसकी बात की जा रही है। उस समय सरकार में जो लोग थे उन्होंने जस्टिस लीला का जो है अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में नहीं होने दिया, उसकी बजाय फातिमा बीबी का अपॉइंटमेंट उन्होंने किया। और उनका ये कहना था कि फातिमा बीबी चूंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती हैं, तो उनके कहना था कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का व्यक्ति जाएगा तो हमारे लिए जो आगे चुनाव में हमें फायदा होगा। और भी कई मामले हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने जीपी सिंह साहब का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने जीपी सिंह साहब का नाम सुना होगा। जीपी सिंह साहब की इंटरप्रिटेशन पे बहुत अच्छी किताब है, उनका नाम भी रिकमेंड किया गया।
उनका नाम रिकमेंड किया गया जीपी सिंह साहब का कि उनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाए। लेकिन जब वो हाई कोर्ट में जज थे तो उनके पास केंद्र सरकार की ओर से 10 नाम आए कि ये जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं इनको सुप्रीम कोर्ट का जज, इनको हाई कोर्ट में जज बनाया जाए। जीपी सिंह साहब ने उन सभी जो 10 नाम थे उसको विचार किया। विचार करके उन्होंने लिखा कि मैंने इन एडवोकेट को, मेरे सामने इनमें से कई लोग प्रेजेंट हुए हैं और मैं इनको कंपिटेंट नहीं समझता। इनमें से कई लोग हैं जिनके बारे में अच्छी रिपोर्ट भी नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जिनको तो कई लोग जानते भी नहीं है। हाँ, पॉलिटिशियन के रूप में उनको जानते हैं लेकिन लॉयर के रूप में नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों के रूप में नहीं जानते जो संविधान की रक्षा कर सकेंगे। हाँ, तो ऐसे इसलिए मैं इनका अपॉइंटमेंट नहीं करूंगा। जीपी सिंह साहब का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, वहां पर सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। बाद में जस्टिस ओझा वहां पे चीफ जस्टिस बने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के, उनके पास वो नाम दिए गए। जस्टिस ओझा ने उन नाम का रिकमेंड कर दिया, जस्टिस ओझा सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो कहने का मतलब यह है मित्रों कि इस प्रकार जो है आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों कोलेजियम सिस्टम के प्रति इतनी ज्यादा वो इतनी वो जो है इतनी सतर्क क्यों है, क्यों उसको उसने अपने गले से लगाया हुआ है, एक गोद में रखे हुए बच्चे की तरह उसको उतारना नहीं चाहती। क्यों? क्यों सुप्रीम कोर्ट डरी हुई है, सुप्रीम कोर्ट सहमी हुई है, सुप्रीम कोर्ट घबराई हुई है। यदि कोलेजियम सिस्टम चला गया तो हो सकता है कि उसी तरह का दौर वापस आ जाए जो दौर 70s में था, जो दौर 80s में था, जो दौर 90s में था। और अभी भी प्रेशर पड़ते होंगे, अखबारों में हम पढ़ते रहते हैं कि अभी भी तमाम तरह के दबाव आते रहते हैं। और अगर सरकार का व्यक्ति उसमें कोलेजियम सिस्टम में आ जाएगा, अगर कोलेजियम सिस्टम को हम डाइल्यूट करेंगे, कोलेजियम सिस्टम को हम डाइल्यूट करेंगे तो सरकार का व्यक्ति आ जाएगा, वो अपने लोगों की नियुक्ति करने लगेगा। वो व्यक्ति संविधान की रक्षा नहीं करेंगे, वो अपने पार्टी की रक्षा करेंगे। वो संविधान की रक्षा नहीं करेंगे, वो हो सकता है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, प्रांत के आधार पर विभेद करेंगे। उसकी तब ऐसे में जो भारत के प्रियम्बल में जो हम बात कहते हैं कि विचार अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इसकी बात जो है कैसे की जाएगी? हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो बहुत ज्यादा लिबरल प्रकृति का हुआ तो वो तो फिर जो है आतंकवादियों को भी लिबर्टी देने लगेगा। तो देश में जो हमारे कहा गया है कि देश की इंटीग्रिटी के बारे में खतरा नहीं होना चाहिए, उसका क्या होगा? तो इसलिए कोलेजियम सिस्टम जो है वो इसलिए घबराई हुई है, इसलिए वो बार बार ऐसी जो व्यवस्था होती है उसको वो बार बार कहती कि नहीं, हम कोलेजियम सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा कि आजकल लॉ मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि हम बदलना चाहते हैं। और जो चीफ जस्टिस हैं, इसके पहले चीफ जस्टिस थे ललित साहब, उन्होंने भी कहा कोलेजियम सिस्टम परफेक्ट है। जो भी चीफ जस्टिस रिटायर करते हैं वो कहते हैं कोलेजियम सिस्टम परफेक्ट है, हम जो है सिस्टम को बदलना नहीं चाहते, अभी ये सिस्टम बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार मुझे लग रहा है कि कुछ और बातें मैं कहना चाहता था लेकिन समय हो गया है। मैं एक बार फिर से विश्वविद्यालय को के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। और यदि कोई प्रश्न है आपके पास, आप पे कोई विचार है, आपकी कोई सम्मति है, आपकी कोई विसम्मति है, आपका डिसएग्रीमेंट है, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू अगेन the university and team. Thank you, Anjali. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for valuable questions and information. Sir, we have got 2-3 doubt questions from our students. So can we? Sir, is it true that Yes, collegium system yes, faced a lot of criticism, not only from the government, but also from civil society due to its lack of transparency and accountability? ठीक है, I think this is a very relevant question. This is a very relevant question, and indeed the answer is a great yes. There is no doubt that the collegium system has received various criticism, not by the government but by the court also. If you see NJSC judgment, in the NJSC judgment itself in 2015, all 5 judges indeed agree. NJSC judgment, 4 judges agreed that the NJSC is wrong, 1 judge agreed that the NJSC is right, but all 5 judges agreed that there is something greatly wrong in collegium system. It is not only that the government, not only that we and you are criticizing the collegium system, even the judges themselves agree that the collegium system is very problematic because it is not transparent, because it is not efficient, because a number of vacancies could not be filled. अभी भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग 1000
के आसपास जो वैकेंसीज हैं हाई कोर्ट में, उसमें 7 या 800 में ही जजेस हैं, 200 जजेस आर नॉट येट अपॉइंटेड। किसकी जिम्मेदारी है ये? सरकार के हाथ से तो आपने ले लिया, तो अब आप करिए अपॉइंटमेंट। क्यों नहीं अपॉइंटमेंट करते 200 जजेस का? हाँ, तो 200 जजेस अपॉइंटमेंट तो आप कर नहीं पा रहे। तो ये बिल्कुल सही है। जो भी प्रश्न है, मैं उसको बधाई देता हूं जिसने भी प्रश्न किया है कि कॉलेजियम सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं और उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। लेकिन डज इट मीन दैट द अनदर सिस्टम विल बी एनी बेटर? दैट इज द यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न यही है, दैट इज द यक्ष क्वेश्चन, दैट इज द मूड क्वेश्चन। Will the new system of NJAC be better than the collegium system? If you take my view, I will say no. Though we need to make modifications in the collegium system, but the new system where the government is also a party in a decisive fashion is not healthy for Indian democracy. Let the government do other work. आप क्यों नहीं, मैंने पहले भी आपसे कहा, why don't you make appointment in all tribunals? आप करिए जो भी अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंट बना दीजिए। आप जो है एनएचआरसी में अपॉइंटमेंट करते हैं, क्या ट्रांसपेरेंट है? आप ट्रिब्यूनल में अपॉइंटमेंट करते हैं, क्या ट्रांसपेरेंट है? आप तो अपॉइंटमेंट करते हैं, सरकारी तो अपॉइंटमेंट करते हैं। हाँ, आप देखिए जो है सरकारी अभी अभी जो जजमेंट आया है कल, जिसमें कि कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन में भी अब कोलेजियम सिस्टम लागू होगा। क्या जरूरत पड़ गई उसकी? क्यों? क्योंकि अब ट्रांसपेरेंट नहीं है। सो ऐसा तो नहीं है कि कोलेजियम को हम क्रिटिसाइज करके एक दूसरा ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं जो ज्यादा खतरनाक है। मतलब दिस इज नॉट वेरी गुड। बट देन हम जिसको लाना चाहते हैं, क्या वो ज्यादा खतरे की चीज लाना चाहते हैं? हाँ भाई, अभी तो हमारे पास एक चीज है जिसपे खतरा तो है, पर हम थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कोई ऐसी चीज लाते जो 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 बियॉन्ड कंट्रोल हो जाए। इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन एक बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम सिस्टम है, इस कोलेजियम सिस्टम में भी बहुत गुंजाइश है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। ट्रांसपेरेंसी मिसाल के तौर पर, जैसा कि हम लोगों ने अपने यहाँ आईएलआई में जुडिशियल प्रोसेस की क्लास में मैंने प्रपोज भी किया है कि एक एससीजे बनाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट स्क्रीनिंग कमेटी ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, एससीजे। ये हम लोगों ने प्रपोज किया हुआ है। एससीजे क्या करेगी? एससीजे में एक बॉडी होगी, उस बॉडी में सुप्रीम कोर्ट जजेस ही रख लीजिए आप। मान लीजिए आप सरकार को नहीं रखना चाहते तो रिटायर्ड जजेस को रख लीजिए आप, उसकी कमेटी बना दीजिए, वो लोग सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके आपको भेज दे। तो आपके पास टाइम कम है, आपको जजेस जजमेंट देना है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स भी डील करना है, तो आप क्यों सारे जजेस का अपॉइंटमेंट खुद करना चाहते हैं? आप एक कमेटी बना दीजिए 5 जजेस की, 8 जजेस की, जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जजेस हैं। उनको कहिए कि वो सारे जो है वो रिकमेंडेशन करके आपको भेजे, कोलेजियम ही अपॉइंट करे। पर सुप्रीम कोर्ट के को मुझे नहीं पता क्यों ये सिस्टम क्यों नहीं लागू करना चाहते वो। उनको ये करना चाहिए। उससे क्या होगा, कोलेजियम सिस्टम तो इंटैक्ट रहेगा और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। जिनको लगेगा कि हाँ हाँ हम सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक हैं, वो लोग वो उस एससीजे स्क्रीनिंग कमेटी ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, उस कमेटी के सामने वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। वो कमेटी रेगुलर काम करती रहेगी, वो लाइफ लॉन्ग का मतलब 24 आवर काम कर सकती है। वो रिटायर्ड जो है विद्वान जजेस हैं, दिल्ली में ही है, बंगलोर में है, उनको यहाँ एक सिस्टम उसका बना दिया, इस पर बात हो सकती है। तो इसलिए आपका कहना सही है। मैंने पहले भी कुछ क्वेश्चन रिसीव किया था, मैं उस क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा, लेकिन हाँ और कोई प्रश्न हो तो बताइए। Sir, what is your opinion on that constitutional brinkmanship among the apex institution of co-governance must not be allowed? Yes, I agree. This is what is briskmanship. Let us understand what is briskmanship. Briskmanship is something that you want to bring something in order to improve, but there are chances that it will be more dangerous. That is briskmanship. Huh? So see, I have already answered this, that we have seen how executive has misused their power right from 1971 JC Shah case to AN Ray case to HR Khanna case to various judges transfer in 1981, then non-appointment of the great jurist like GP सिंह, जिनको हम आप सब पढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशन की बहुत ही टॉप क्लास की उनकी किताब है, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बार उनको कोट किया है। ऐसे ऐसे ब्रिलियंट जजेस का अपॉइंटमेंट आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो आपकी बात नहीं मानते। अरे इसमें ये, हमें तो संविधान को रक्षा करनी है ना, हमें सरकार तो आती जाती है, संविधान तो एक है। 1950 से कितनी सरकारें आई गई, संविधान तो एक है।
So country is one, democracy is one. Country leaves, democracy leaves, the constitution leaves, not the government leave. So it is not the government which is important. Today this is Modi government, next time there can be Congress government. So we have to uphold this democracy, this constitution. So if we are giving any suggestion, are they going to bring a better system? I have very serious doubt that they are going to bring a better system. But I agree that collegium system should also improve. I also agree that the whole judicial system should improve. Let me give you a small example. Why the courts cannot function in local languages? Which country in world does not function its own language? Which country? Is whether German Supreme Court works in English, whether Japanese Supreme Court works in English, whether whether Russian Supreme Court works in English, even the International Court of Justice functions in 4 or 5 languages. Even the ICC, International Criminal Court, that works in more than 1 languages. Why the Indian Supreme Court cannot work in 2 languages like English and the official language of the Union? Why the court in Tamil Nadu, the High Court, cannot work in Tamil and English? Why the court in Jharkhand cannot work in Hindi, Khota and English language? Why the court in West Bengal does not work in West Bengali and English language? Judges are not ready to change themselves, and at this point, I completely support the view of the government. Language is something which is mentioned in the constitution, and no country can progress if it does not work in own language. It is not, it is the framers of the constitution were not against English. The constitution is not against English. It is against the English and the Macaulay mentality, which thinks that all progress can take place only in English. Which we are have we ever read Arastu and Socrates? Has he written in English? Have we read Savini? Has he ever written in English? They have written in their own languages, and then they have developed the best of the brains. We are not doing it. We are not working in our language, and so is the Supreme Court. And the Supreme Court should be ready. Maybe for next 10 years, they should be ready to work in their own languages. And it is good to see that the Supreme Court had started delivering, translating the judgments in Hindi and in other languages, 6 other languages. I have heard that Kerala High Court has started translating the judgments in Malayalam, but that is beginning. That has to be done at the aggressive level. And if someone in the Supreme Court wants to argue in Hindi language, it should be permitted. Someone in High Court Kerala wants to argue in Malayalam language, it should be permitted. Now there are instruments. पार्लियामेंट में तो अपनी भाषा में बात करते हैं लोग, अपनी अपनी भाषा में, और जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसलेट हो जाता है. Why the same cannot be done? So I think the Supreme Court is sometimes very adamant, and therefore probably this is one reason the government is consistently interfering. So I think that this is one change that the courts in High Court and Supreme Court should take. And when the Supreme Court judges or High Court judges are appointed, there should be one criteria that besides English, can you also work in one Indian language? Not necessarily in Hindi, but in any other language you can work or not work. So that I think is one thing that I want to answer. Thank you again. Any other supplementary, please add. Answering the questions and for the great presentation. It was a pleasure to have you with us. I would like to hand over the webinar to Shailesh ma'am for voting. Very good afternoon all. On the behalf of Career Point University, I would like to express my sincere gratitude to all of you for presence and participation. First and foremost, I want to thank our distinguished speaker, Professor Dr. Anurag Deep sir, for sharing their valuable insight and knowledge with us today. Your contribution have enriched our understanding of the topic and inspired us to think deeper. Thank you so much, sir. And I also thanks media partner, director of Mr. Amish Patel into Legal World. We are truly grateful for your support and generosity.
And I also thanks Professor Dr. Bodhisat, Dean Law, Arka Jain University, Jharkhand, and also thanks Mr. Varun from Indian Express, Jharkhand. And also want to express my appreciation to the organization of this event who work tirelessly to bring everything together seamlessly. Your hard work and dedication have ensured the success of this event. And I also thanks our Chancellor, Mr. Pramod Maheshwari sir, our Vice Chancellor, Dr. T.R. Sharma sir, and our Pro-Vice Chancellor sir, Dr. Rudar Thakkar sir, and also thanks to our HOD, Dr. Anjali Dixit, and my colleagues, faculty members. Finally, I would like to thank all of you, the audience, for your enthusiasm, engagement, and participation. Your presence and contribution have made this event a success. I hope you have gained valuable insight and formed new connections that will continue to benefit you in the future. And also thanks to our Divya. And once again, thank you everyone. And over to you, Divya. I would like to call our HOD ma'am, Anjali Dixit, for the winding. Anjali madam, I see there is one hand. Can you allow, if time permits, can you allow the learned person to intervene? As director of Amity University. Sir, Hello. You have to unmute, sir. Director, sir, you have to unmute.